नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम पढ़ेंगे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है। अभी देखो, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या होता है। दूसरा, इसी का ही दूसरा नाम है कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। ठीक है। ये दोनों नामों से पूछा जाता है। ठीक है। तो चलो पहले तो हम पॉइंट डाल लेते हैं। हमारा क्या है? पेंटोज पेंटोज फॉस्फेट फॉस्फेट पाथवे पाथवे ये तो हमारा का नाम हो गया। इसको हम पीपीपी भी बोलते हैं। आपने देखा होगा स्क्रीन के ऊपर पीपीपी लिखा होता है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, है ना। दूसरा नाम है इसका हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, है ना। दूसरा नाम क्या है इसका? हेक्सोज मोनो मोनोफॉस्फेट फॉस्फेट शंट। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम एच एम पी भी बोलते हैं। एच एम पी, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। ठीक है। तीसरा इसका नाम है वारबर्ग डाइकेंस लिपमैन पाथवे या WDL पाथवे। ठीक है। वारबर्ग, तीसरा एक और नाम है इसका वारबर्ग। ये एक साइंटिस्ट है वारबर्ग के साथ एक साइंटिस्ट और था, कौन सा? डाइकेंस, सॉरी, डाइकेंस। ठीक है। ये एक साइंटिस्ट और है, ये दो इंपॉर्टेंट है। और इनके साथ एक और जुड़ा हुआ है, लिपमैन। ठीक है। डाइकेंस, लिपमैन। ठीक है। ये तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में खोजा था, इसके बारे में बताया था। इसलिए इसको WDL पाथवे भी बोलते हैं, है ना। WDL या वारबर्ग, वारबर्ग ही बोल दे तो अच्छा रहेगा। पाथवे, केवल एक नाम याद रख सकते हो आप इसके अंदर, वारबर्ग पाथवे, है ना। वारबर्ग पाथवे, ये इसका नाम है। अब ये है क्या? तो देखो, क्या होता है कि जब बहुत से ऐसे कारण होते हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस, मतलब सॉरी, जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ा जाता है। ठीक है। रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं क्योंकि, तो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। तो ग्लूकोज को तोड़ने का जो हमने पाथवे देखा है, एक तो आपका ग्लाइकोलाइसिस है, फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद में आपका क्रेब्स साइकिल चलेगा, है ना। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल चलेगा। तीन साइकिल चलेंगे तब जाके ग्लूकोज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होगा और एनर्जी मिलेगी। ठीक है। ये एक बाईपास पाथवे है। बाईपास का मतलब होता है कि दूसरा रास्ता, ग्लूकोज को तोड़ने का दूसरा रास्ता है ये, है ना। मतलब ये एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है ग्लूकोज को तोड़ने का। सीधी सीधी बात है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या है? इट इज ए अल्टरनेटिव पाथवे पाथवे फॉर ब्रेक डाउन फॉर ब्रेक डाउन द ग्लूकोज। ठीक है ना। ग्लूकोज को तोड़ने का एक अल्टरनेटिव पाथवे है कि इसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। ठीक है। दूसरा तरीका है ग्लूकोज को तोड़ने का, दूसरा तरीका। इसमें क्या होगा? इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा ना, उसका पहले फॉस्फोरिलेशन होगा। ठीक है। और वो फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड बनाएगा। फिर उसके बाद में वो ग्लूकोज 5 फॉस्फेट बना, सॉरी, राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है। और फिर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनाएगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इन दो स्टेप के अंदर एक NADP और एक NADPH2 की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होते हुए, ठीक है, 3 मोल ATP का फॉर्मेशन करेंगे। बात समझ में आ गई? और ये जो टोटल अगर हम इसका काउंट करें तो यहाँ पर हमें 36 ATP जो है मोलिक्यूल वो मिलते हैं। ठीक है। तो ये एक पाथवे है जिसमें हमें 36 ATP मोलिक्यूल मिलते हैं। कुल मिलाकर हम ये याद रखेंगे। तो एक चीज़ और याद रखेंगे कि इस पाथवे के अंदर क्या होता है, 36 ATP प्राप्त होते हैं। कितने ATP प्राप्त होते हैं? 36, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है। तो एक तो अल्टरनेटिव पाथवे हो गया ये। दूसरी बात, ये 36 ATP जो है वो प्रोड्यूस करता है ये पाथवे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है। समझ में आ गई बात? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन का एक शुगर बनता है जो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल के अंदर मूव करता है। और वो जब मूव करता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है।
अब देखो इसमें होता क्या है, शॉर्ट में हम पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। इसके अंदर क्या होगा कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये देखो ग्लूकोज, ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें तोड़ना क्या है, ग्लूकोज को ही तोड़ना है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन होगा, ठीक है, समझ रहे हैं? पहले क्या होगा, इसका फॉस्फोरिलेशन होगा, मतलब ऑक्सीडाइज होगा, ये कह सकते हो आप, मतलब यहीं पर स्टार्टिंग में ही इसका ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है, कुल मिला के ये इसका क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन होगा। तो इसके ऊपर ये फॉस्फोरिलेशन होगा, तो ग्लूकोज जो है, एक चीज ध्यान रखना आप यहाँ पर, ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इससे बनेगा 5 कार्बन का एक शुगर, जिसको हम बोलेंगे राइबुलोज 5 फॉस्फेट। क्या बनेगा इससे, इससे बनेगा राइबुलोज 5 फॉस्फेट बनेगा, ऐसे समझो आप इस चीज को, मेन चीज ये है इसकी, है ना। ग्लूकोज से, ग्लूकोज कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का, ये कितने कार्बन का हो जाएगा, 5 कार्बन, ठीक है। यहाँ पर CO2 वगैरह सब कुछ रिलीज हो जाएगी। अब इसी स्टेप के अंदर आपका NADP भी आएगा काम, यहाँ पर NADP से NADPH2 बनेगा, ठीक है। अब ये जो राइबुलोज है, राइबुलोज 5 फॉस्फेट, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एंटर करेगा और 36 ATP प्रोड्यूस करेगा, मतलब यहाँ से ये एंट्री कर जाएगा किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, ठीक है। तो ये हमें करना है इसके अंदर। अब इसकी क्या क्या स्टेप है, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम, जैसा कि हम बनाते ही हैं, शुरू में हम एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये चेंज करता है अपने आप को, मतलब किस तरीके से ये मेन जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट है वो बनता है, ठीक है। ग्लूकोज से राइबुलोज 5 फॉस्फेट हमें बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मेन चीज ये है इसकी, ठीक, समझ गए। अब देखो यहाँ पर आप डायग्राम मेरे साथ साथ बनाते जाओ, फिर उसके हिसाब से हम आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज, सबसे मेन चीज, क्योंकि ग्लूकोज को ही हमें तोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन होगा। तो फॉस्फोरिलेशन होगा, तो यहाँ पर जब फॉस्फोरिलेशन किया जाएगा इसका, तो फॉस्फोरिलेशन करने पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक ATP चाहिए, एक ATP की जरूरत पड़ेगी, और ये क्या बनेगा, यहाँ पर एक ADP बनेगा, ठीक है। और ये क्रिया जो होगी वो बनेगी यहाँ पर, क्योंकि ये हेक्सोज हेक्सोज है, तो यहाँ पर एंजाइम चाहिए हमें, कौन सा, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, समझ गए। अब ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट जुड़ना है, मतलब ये ADP बनाना है, यहाँ पर ADP बना तो एक फॉस्फेट जुड़ेगा, तो ये जो फॉस्फेट जुड़ेगा कौन से नंबर पर जुड़ेगा, ये 6 नंबर के कार्बन पर जुड़ेगा। तो सबसे पहले बनेगा आपका यहाँ पर क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, आप चाहो तो इसको अलग कलर से बना देते हैं अपन, यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये देखो यहाँ, ये बन गया हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, देखो ध्यान से समझने वाली बात है यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ यही इसी जगह पर NADP NADPH के अंदर बदलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और डिहाइड्रोजिनेज, उसके साथ जोड़ना है हमें डिहाइड्रोजिनेज, वो एंजाइम यहाँ पर काम आएगा, और वो बनाएगा 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड, समझ गए, क्या बनाएगा वो, यहाँ पर, ये हम आगे चलते हैं, यहाँ पर बनेगा 6 फॉस्फो फॉस्फो ग्लूकोनिक ग्लूकोनिक एसिड, इसको भी हमें ध्यान रखना है, क्या बन गया जी, 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर आपका NAD आया है, NAD आया है, और उसने क्या बनाया, NADH, ठीक है। NAD क्या बनाएगा, NADH बनाएगा, NAD, ठीक है। फॉस्फेट भी तो आएगा, NADP और NADPH बनेगा, सॉरी ये भी चक्कर हो जाता है, NADPH, तो ये बन गया आपका NADPH, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होगा हमारा, देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो जैसा का जैसा हो जाएगा, यहाँ पर एंजाइम आएगा आपका डिहाइड्रोजिनेज, कौन सा एंजाइम आएगा, यहाँ एंजाइम आएगा डिहाइड्रोजिनेज,
ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज पूरा नाम हो जाए, ये एक रिएक्शन हो जाएगी इसकी। अब ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड है, ये वापस से NADP इसके साथ जुड़ेगा और NADPH बनाएगा, ठीक है। और यहाँ जो CO2 है इसके साथ में वो बाहर निकल जाएगी। तो जब CO2 बाहर निकल जाएगी तो ये बन जाएगा आपका क्या, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। समझ गए बात। तो ये सामने यहाँ से हम निकाल लेते हैं एक लाइन, ठीक है, इस तरीके से। देखो यहाँ पर क्या होगा, दो चीजें मिलेगी आपको। एक मिलेगा आपको NADP और यहाँ बन जाएगा आपका NADPH, ठीक है। और एक यहाँ से निकल जाएगी आपकी क्या, CO2 बाहर। ये दो चीजें हो जाएंगी यहाँ पर, मुख्य मुख्य चीजें ये हो जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड है। तो 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड कोई डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ही यहाँ पर आ जाएगा। कौन आ जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज मतलब अगर पूरा याद नहीं रहे तो ऐसे लिख दो, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा और ये बनाएगा राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। ये बन जाएगा यहाँ पर राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। राइबोलोज 5 फॉस्फेट बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है, ये एक एंजाइम है, आइसोमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, आइसोमरेज एंजाइम। उस आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, देखो ये दो भागों में टूट जाता है, ये समझ लो आप यहाँ पर, है ना। ये क्या हो रहा है भैया, ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट दो तरह के प्रोडक्ट बनाता है यहाँ। एक बनाता है ये जाइलुलोज और एक बनाता है राइबोज, ठीक है। एक तो क्या बनाता है ये जाइलुलोज जाइलुलोज और एक बनाता है ये राइबोज, ठीक है। तो यहाँ पर राइबोज जो होता है वो क्या है, राइबोज आपका 5 फॉस्फेट है और ये भी 5 फॉस्फेट है, मतलब राइलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट। ये चेंज होता है किसकी वजह से, आइसोमरेज एंजाइम की वजह से, ठीक है। दो भागों में कन्वर्ट हो सकता है ये, या तो ये जाइलुलोज 5 फॉस्फेट बनाएगा या फिर ये आपका राइबोज 5 फॉस्फेट बनाएगा। अच्छा, ये राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट ये दोनों भी कन्वर्टेबल होते हैं, है ना, ये भी इंटरचेंजेबल होते हैं। समझ में आ गई बात। अब ये जो क्या बोला मैंने, राइबोज 5 फॉस्फेट, ये एक एंजाइम है ट्रांसकीटोलेज, ठीक है। उस ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलोज 5 फॉस्फेट ये दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है, और एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसे बोलेंगे सेडोहेप्टुलोज, ठीक है। चलो यहाँ पर हम करते हैं इसको। देखो कैसे बनेगा, ये राइबोज 5 फॉस्फेट और आपका ये जाइलोज 5 फॉस्फेट ये दोनों यहाँ पर जुड़ेंगे, ठीक है ना, ये दोनों आपस में मिलेंगे। और ये जब मिलेंगे तो यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि ये यहाँ से यहाँ पर ये मिक्स हो रहा है ऐसे, ठीक है। क्या बनाएगा ये सेडोहेप्टुलोज, सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और एक 3 कार्बन का 3 PGA बनाएगा, ठीक है। तो देखो अभी मैं बताऊंगा कैसे बनाए। 7 कार्बन का सेडोहेप्टुलोज, 7 कार्बन का क्या बनाएगा ये, क्यों नहीं काम कर रहा, 7 सेडोहेप्टुलोज प्लस 3 कार्बन का बनाएगा 3 PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, एक ग्लिसरिक एसिड, ठीक है। ग्लिसरेल्डिहाइड बोल सकते हो, 3 PGL ग्लिसरेल्डिहाइड है ना, 3 PGL। बात समझ में आ गई। सेडोहेप्टुलोज बनाया इसने, सेडोहेप्टुलोज 7 कार्बन की शुगर है, ये 3 कार्बन की शुगर है, ये 5 कार्बन की शुगर है, ये भी 5 कार्बन की शुगर है, ठीक है। 5 फॉस्फेट आ रहा है, 5 फॉस्फेट आ रहा है, इसका मतलब 5 कार्बन है। तो 5 और 5 कितने कार्बन हो गए, 10 कार्बन हो गए।
तो ये जो 10 कार्बन है तो 7 और 3 कितने हो गए, 10 कार्बन हो गए। समझ गए बात को, ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर एंजाइम चाहिए हमें कौन सा, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम। यहाँ जो एंजाइम काम आता है, कौन सा एंजाइम आता है, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम। ये पहले दोनों को जोड़ेगा और फिर दोनों को तोड़ेगा, एक 7 कार्बन में और एक 3 कार्बन के पार्ट में तोड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये 7 कार्बन का और 3 कार्बन का, ये दोनों मिलेंगे, है ना, और दोनों मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पर 7 कार्बन का प्रोडक्ट और 3 कार्बन का प्रोडक्ट, है ना, ये दोनों मिलेंगे। अब ये दोनों मिल रहे हैं तो वापस से 10 कार्बन हो गए, यहाँ पर वापस से दोनों क्या हो गए, 10 कार्बन हो गए। लेकिन ये एक 6 कार्बन का और एक 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनाते हैं। मेन चीज है 4 कार्बन का प्रोडक्ट यहाँ पर, ठीक है। और वो 4 कार्बन का प्रोडक्ट कौन सा है, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। 4 कार्बन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। अच्छा यहाँ पर ये सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट भी है साथ में, चाहो तो याद रख लेना, कोई बात नहीं है ना। तो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, अच्छा इससे हमें ये पता चलता है कि 4 कार्बन का है, तो इसलिए याद रख सकते हैं अपन, है ना, ठीक है। और एक बनेगा यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक, क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। तो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक तो बना, यहाँ बन गया, ठीक है, ये वाला मेन प्रोडक्ट। इसी से आगे चलकर हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और ये हमारे एनर्जी में काम आएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। समझ गए बात। अब देखो इधर हमारे पास क्या है, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट और है, ठीक है। तो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का, ठीक है। और हमारे पास में एक 4 कार्बन का क्या है, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट भी है, ठीक है, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, कितने हो गए, 9 कार्बन हो गए। तो एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल ये और एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल ये, ठीक है, समझ रहे हो बात को। ये दोनों आपस में मिलेंगे और ये मिलेंगे तो वापस से एक और नया प्रोडक्ट हमारा बनेगा, वही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस 3PGAL। यहाँ पर फिर से हमारा एक नया प्रोडक्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। ये 6 कार्बन और ये 3 कार्बन कितने हो गए, 9 कार्बन, ये 5 कार्बन और ये 4 कार्बन कितने हो गए, 9 कार्बन। समझ गए। इस तरीके से वापस से हमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मिल जाता है और ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर कर जाता है और वहाँ से एनर्जी हमें प्रोवाइड करवाता है। कुल कितने आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और बाद में हमें वो एनर्जी जो है एटीपी के रूप में हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होती रहती है। समझ गए ये बात, ठीक है। अच्छा कोई क्वेश्चन हो तो बताओ जल्दी से आप मुझे, कोई प्रश्न है आपका इसके, इससे रिलेटेड, इसके रिगार्डिंग कोई प्रश्न हो, नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम को हम एक बार और क्या करते हैं, जरा समराइज तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है हमसे, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर, ये देखो सबसे पहले बात हमने क्या की कि यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज एटीपी और एडीपी के साथ में मिलकर क्या बना रहा है, आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहा है, ठीक है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में बदल गया। फिर ये 6 ग्लूकोनिक एसिड राइबोलोज 5 फॉस्फेट में बदला। सारी कहानी यहाँ से चलती है राइबोलोज 5 फॉस्फेट से। ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट पहले जाइलुलोज और राइबोज में बदलता है। राइबोज से ये राइबोज और जाइलुलोज फॉस्फेट दोनों आपस में मिलते हैं और मिलकर, क्योंकि ये दो चीजें बनाता है, ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट कुछ पार्ट इसका 5 राइबोज 5 फॉस्फेट में बदल जाता है, आइसोमराइज हो जाता है, कुछ पार्ट जो होता है वो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में आइसोमराइज हो जाता है। समझ गए बात। अब ये दो अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं ट्रांसकीटोलेज की वजह से, और फिर वापस से अलग अलग भी हो जाते हैं। तो सेडोहेप्टुलोज और 3PGL बनता है। अब ये जो सेडोहेप्टुलोज और 3PGL अलग अलग बने हैं, ये वापस से फिर से कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड होकर एक 4 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है आगे एनर्जी देने में काम आता है। अच्छा यहाँ पर कहीं भी कोई एनर्जी मिली हमें, कोई एनर्जी नहीं मिली हमें, है ना। यहाँ पर जो एनर्जी मिली हमें वो किसके रूप में मिली है, NADPH के रूप में।
यहाँ पर भी हमें एनर्जी जो मिली है वो किसके रूप में मिली है, NADPH के रूप में, ठीक है ना। इसके अलावा ATP के रूप में कोई एनर्जी हमें यहाँ पर प्राप्त नहीं होती, डायरेक्ट ATP नहीं बनता है, यहाँ पर भी इनडायरेक्ट ATP का ही फॉर्मेशन होता है, समझ गए। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक। अब इसकी हो गई डिटेल में बात, है ना, कि ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। तो आप पहले इसको पढ़िए, याद करने की कोशिश कीजिए इस तरह से ये कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ बन रही है। अब जो देखो इसमें ज़्यादा एंजाइम हमने काम नहीं लिए हैं, यहाँ पर हेक्सोकाइनेज, डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज 2 बार काम लिया है, एक आइसोमरेज है, बाकी सब में क्या है, ट्रांसकीटोलेज। यहाँ पर भी यही एंजाइम काम आएगा आपका, कौन सा, ट्रांसकीटोलेज, है ना। यहाँ पर भी यही एंजाइम काम आने वाला है, ट्रांसकीटोलेज। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर भी ट्रांसकीटोलेज, और यहाँ पर भी वही एंजाइम काम आएगा आपका, कौन सा, ट्रांसकीटोलेज, ठीक है। तो ये तो कॉमन एंजाइम हो गया ट्रांसकीटोलेज, एक डिहाइड्रोजिनेज, हेक्सोकाइनेज और आइसोमरेज, बस ये एंजाइम इसमें काम आते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट के अंदर, ठीक है, या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के अंदर, ठीक है। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट क्यों बोल रहे हैं इसको हम, इसमें हेक्सोज तो ये है फ्रक्टोज, मोनोफॉस्फेट मतलब इसमें एक ही फॉस्फेट होता है, ठीक है, इसलिए मोनोफॉस्फेट, ठीक है। और ये एक बाईपास तरह का प्रोडक्ट निकाल के दे रहा है हमें, अलग से एनर्जी बना रहा है, नॉर्मल साइकिल जो होता है ग्लाइकोलाइसिस उससे निकल कर अलग से एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, तो इसलिए इसको शंट बोलते हैं। ये समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।